नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं BPSC 103 की, जिसका शीर्षक है राजनीतिक सिद्धांत, संकल्पनाएं और बहस। इसमें हमने ऑलरेडी यूनिट 11 के वीडियोस तक पढ़ लिया है। यूनिट 11 तक का जो वीडियो है वो चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम जिस यूनिट की बात करने वाले हैं वो है इकाई 12, जिसका शीर्षक है अधिकार और दायित्व, महत्वपूर्ण मुद्दा मानव तस्करी। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या PDF फॉर्मेट का असाइनमेंट चाहिए या फिर अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नोट्स या असाइनमेंट जो है वो परचेज कर सकते हैं। असाइनमेंट और नोट्स जो है काफ़ी सस्ते दामों में अवेलेबल है, तो अभी ऑर्डर कीजिए आपका अपना हैंड रिटन असाइनमेंट। आइए अब शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो आपका इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अधिकारों की अवधारणा। तो अधिकारों की अवधारणा क्या है ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अधिकारों के बारे में यूनानी दार्शनिक जो है प्लेटो, अरस्तु ने क्या कहा, जॉन लॉक ने क्या कहा, ये भी हमने पढ़ लिया है। अधिकार क्या है ये तो आप सबको पता है कि अधिकार वो होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, नैतिक रूप से प्राप्त होता है और कानूनी रूप से प्राप्त होता है। वैसा अधिकार जो हमें हमारा संविधान देता है, कानून देता है, उस अधिकार को हम कानूनी अधिकार कहते हैं। और वैसा अधिकार जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, खाने का अधिकार, कहीं जाके घूमने का अधिकार, ये सभी हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं। तो अधिकार की अवधारणा क्या है ये आप जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिकारों का विकास, यानी अधिकारों का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार ये अस्तित्व में आया और धीरे धीरे आज जो अधिकार हमारे सामने, जिस अधिकार का जो मॉडल आज हमारे सामने पेश है, वो अधिकार का मॉडल यहाँ तक कैसे पहुंचा, उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अधिकार जब हमारे जीवन में सबसे पहली बार प्रवेश अधिकारों ने किया तो वो मौलिक अधिकारों के रूप में जो है राजनीति में प्रवेश किया, क्योंकि अधिकारों की बात हम राजनीति के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो अधिकारों की बात करते हैं, जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम अधिकारों की बात करते हैं। तो अधिकारों ने राजनीति में प्रवेश कैसे किया? मौलिक अधिकारों के बारे में के रूप में। तो जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? वो अधिकार, ठीक है, जो हमें संवैधानिक रूप से प्राप्त है, वो अधिकार जिसका कभी हनन नहीं किया जा सकता, वैसा अधिकार जो कभी हनन करने पर आप न्यायालय जा सकते हैं, वो आपका मौलिक अधिकार है। हमने इसी चैप्टर में, इसी सब्जेक्ट में, इसी बुक में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में जाना है, पढ़ा है। आज से अगर आप 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी में जाएंगे तो आपको जो मिलेगा कि राजा का बेटा ही राजा होता था। ये राजा का जो कोई अगर मान लीजिए बेटा भी नहीं है तो उसके कोई भतीजा, उसका भांजा, ठीक है, तो वो बनेगा राजा। तो वहाँ के तब के लोग ये समझते थे कि राजा बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? राजा के वंशज को ही प्राप्त है, राजा के बेटे को ही प्राप्त है या उसके भाई भतीजे को ही प्राप्त है। लेकिन जैसे जैसे जो है हम विकसित होते गए, जैसे जैसे हमने आधुनिक युग में कदम रखा, वैसे वैसे हम ये जान पाए कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकार का यह स्वरूप ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजा बनने का अधिकार सबको है, यहाँ पे सब राजा बन सकता है। अब प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, लेकिन अधिकारों का धीरे धीरे विकास हो रहा है। हम अधिकारों के बारे में जान रहे हैं, हम अधिकारों को लेकर सजग हो रहे हैं। पहले के ज़माने में दलितों के साथ, शोषितों के साथ, आदिवासियों के साथ जो है वो क्या हो रहा था? उनके अधिकार को छीनने का प्रयास हो रहा था। अंग्रेज आए, उन्होंने अंग्रेजों और आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीनी, उनका जंगल छीना, उनको जंगल से बाहर खदेड़ा। तब तक उनको उनके अधिकारों का पता नहीं था। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज आप किसी भी आदिवासी को, किसी भी दलित को, किसी भी शोषित वंचित मजदूर के साथ जो है अन्याय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके अधिकार का पता है। तो ये कैसे हुआ? ये विकास से हुआ। धीरे धीरे हम विकास करते गए। यूरोप में सबसे पहले अधिकारों की बात उठी, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लोग अधिकार के लिए सजग हुए। नेपोलियन को जो है, नेपोलियन हारा, नेपोलियन के चीज़ों को लोगों ने, कुछ चीज़ों को अपनाया, कुछ चीज़ों को ठुकराया। जार का शासन था, राजाओं का शासन था, विक्टोरिया का शासन था, सभी को जो है खदेड़ दिया। आज भी इंग्लैंड में रानी महारानी का शासन है, लेकिन नाम मात्र का है, ठीक है। उस देश का असली शासक प्रधानमंत्री ही होता है। तो ऐसे ऐसे अधिकारों का क्या हुआ? विकास हुआ। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे अधिकारों के प्रकार, यानी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं।
तो देखिए सबसे पहला जो है आपका वो है नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। नकारात्मक अधिकार वे अधिकार हैं जिनमें कुल मिलाकर समाज की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी वैसा अधिकार जिसमें समाज कोई दखल नहीं देता, वैसे अधिकारों को हम कहते हैं नकारात्मक अधिकार। नकारात्मक अधिकार यह बताता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का राज्य द्वारा आक्रमण नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी व्यक्ति के अधिकार पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, समाज हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी आपका जो अधिकार है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। आपके अधिकारों का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है, ना ही आपके राज्य को है, ना ही आपके देश को है, ना ही प्रधानमंत्री को है, ना ही न्यायालय को है। सकारात्मक अधिकार क्या होता है? सकारात्मक अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित रखने में राज्य की जिम्मेदारी को आवश्यक मानते हैं, यानी सकारात्मक अधिकार ये मानता है कि राज्य का कर्तव्य है आपके अधिकारों की सुरक्षा करना। अगर किसी भी प्रकार से आपके अधिकारों का हनन होता है तो राज्य को इसे सीरियस लेकर आपको फिर से आपके अधिकार को दिलवाना होगा। जैसे शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है वो शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ये राज्य देखेगी, राज्य का सरकार को नजर रखना होगा कि आपके राज्य में कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे। अगर किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, उसे किसी स्कूल में दाखिला होने नहीं दे रहा है, किसी बच्चे को जो है दलित होने के कारण, शोषित होने के कारण या गरीब होने के कारण प्राइवेट स्कूल वाले बोल रहे हैं कि तुम्हें मैं इस स्कूल में एडमिशन नहीं लूंगा, तो ये राज्य की गंभीरता को राज्य को इसे लेना होगा, राज्य सरकार को इसे देखना होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो। तो इसे कहते हैं सकारात्मक अधिकार। तो नकारात्मक हमने पढ़ लिया, हमने सकारात्मक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नागरिक अधिकार। समकालीन राजनीतिक विचार में नागरिक अधिकार 1950 और 1960 के दशक के दौरान के अफ्रीकी अमेरिकियों के समानता के लिए संघर्ष का अटूट रूप से जुड़ा है। नागरिक अधिकार का मतलब होता है आपका क्या अधिकार है। अगर आप काले हैं, अगर आपकी चमड़ी का रंग काला है तो कहीं आपके साथ जो है भेदभाव तो नहीं हो रहा है। अमेरिका में काले और गोरे के बीच में बहुत भेदभाव था, अफ्रीका में काले और गोरों के बीच में बहुत भेदभाव था। नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, जेल गए और बाद में वहाँ का राष्ट्रपति बना। आज अगर बात करें तो अमेरिका में काले और गोरों के बीच में आज भी भेदभाव देखने को मिलता है। हालांकि जो है वो बराक ओबामा जो है वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, कहाँ के, अमेरिका के, और उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक परंपरा जो चली आ रही थी कि जो काला व्यक्ति जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, उसको तोड़ा किसने? बराक ओबामा ने उस चीज़ को। तो उन्होंने अपने अधिकार को लिया, क्यों नहीं बन सकता भाई, मैं अमेरिकी हूँ, मैं अमेरिका का नागरिक हूँ, सिटीजन हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता? संविधान में कहीं पर लिखा है क्या कि जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं? तो ये है आपका नागरिक अधिकार। चलिए अब हम बात करेंगे आपका राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या है? कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसको उसके प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं, और वो व्यक्ति जब बड़ा होता है, बालिग होता है, तो उसको उसके राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। और राजनीतिक अधिकार कब से मिलना शुरू होता है? जब से आप वोट डालना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने वोट डाला, आपको आपके राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए। अब जब आपकी उम्र 21 साल हुई, आप चुनाव में खड़े हो गए। आपकी उम्र 21 साल हुई, आप पंचायत का चुनाव लड़ना सबने स्टार्ट किया, वो आपका राजनीतिक अधिकार है। आपका उम्र 25 हो गया, आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो आपका हो गया। आपका उम्र 35 साल है और आपको सरकार जो है राष्ट्रपति के रूप में चुनती है, तो वो आपका राजनीतिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं कि नहीं है तुम दलित हो, तुम मजदूर हो, तुम गरीब हो, तुम पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, तुम एमएलए में खड़े नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का, कोई भाषा बोलता हो, उसके चमड़ी का रंग कुछ भी हो, वो उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, वो चुनाव लड़ सकता है। चलिए उसके बाद है सामाजिक और आर्थिक अधिकार। देखिए सामाजिक अधिकार क्या होता है? मान लीजिए गांव में आपका कोई मंदिर है, ठीक है, और उस मंदिर में आपको सिर्फ इसलिए मैं प्रवेश करने नहीं दे रहा क्योंकि आप दलित हैं, आप गरीब हैं, आप वंचित हैं, आप मजदूर हैं, तो यह हो गया सामाजिक अधिकारों का हनन। एक समाज का वो हिस्सा है। एक जो मंदिर है वो पब्लिक का मंदिर है, समाज का है, वहाँ पे कोई व्यक्ति जा सकता है, बैठ सकता है। अब कोई मस्जिद है, ठीक है, अब मुसलमानों में बहुत फ़िरके हैं, बहुत है, शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है, कलाल है, हनीफी है, ठीक है। तो सूफी वाले ये नहीं बोल सकते या सुन्नी वाले ये नहीं बोल सकते कि मैं आपको नहीं घुसने दूंगा। किसी के मजा ले, रोक के दिखाओ तो भाई। संविधान है, संसद है, कानून है, लॉ है, आप रोक नहीं सकते उसे। आप सुन्नी है तो क्या हुआ? एक शिया अगर चाहे तो आपके मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है, आप रोक नहीं सकते। भगवान तो वही है, अल्लाह तो वही है, उसी को तो पूजने गया है वो। उसका पंथ अलग होने से क्या हो जाएगा? वो तो उसी ईश्वर की पूजा कर रहा है, वो तो उसी अल्लाह की पूजा कर रहा है जिस अल्लाह को आप मानते हैं। तो फिर दिक्कत क्या आती है? हो गया सामाजिक अधिकार। और आर्थिक अधिकार क्या है? अब मान लीजिए कहीं पे सब्जी मंडी है, ठीक है, और आप गरीब हैं, आपने सोचा कि मैं भी सब्जी मंडी में जाके सब्जी बेचूंगा, लेकिन लोग जो है आपको नहीं बेचने दे रहे हैं कि नहीं तुमको नहीं बेचने देंगे, तुम्हारा कास्ट फलना है,
तुम नीच जाति के हो, तुम गरीब हो, तुम्हारा चमड़ी का रंग काला है, तुम्हें नहीं बेचने देंगे। तो ये आर्थिक अधिकारों का हनन कहलाता है। ठीक है, तो आर्थिक अधिकार कि आपको कहीं पर भी जाने का, कहीं पे जाने का, बिजनेस करने का अधिकार है। किसी भी राज्य में जाके आप व्यवसाय कर सकते हैं। कलकत्ता का आदमी गुजरात में जाकर बिजनेस कर रहा है, गुजरात का व्यापारी मुंबई में जाके हीरे का बिजनेस कर रहा है, तो ये हुआ आर्थिक अधिकार। चलिए अब हम बात करेंगे दायित्व पर। देखिए, दायित्व और कर्तव्य एक ही वस्तु है। ठीक है, दायित्व क्या होता है? दायित्व हम लोग कहते हैं कि एक मूलभूत मुद्दा है दायित्व। ठीक है, मतलब आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, आपका दायित्व क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपके परिवार के प्रति आपका दायित्व क्या है। अगर आप एक बेटे हैं, ठीक है, अगर आप एक पति हैं, अगर आप एक बाप हैं, तो आपका एक दायित्व है। एक बाप का दायित्व क्या है? अपने परिवार को ठीक से रखना, अपने बच्चों का भरण पोषण करना, अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छा जीवन यापन देना, ये इसके पिता का दायित्व है। ठीक है, और दायित्व कैसे होते हैं? दायित्व भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक दायित्व, एक होता है कानूनी दायित्व। कानूनी दायित्व वो होता है जो सरकार आपको करने के लिए कहती है। अब मान लीजिए कहीं पे राष्ट्रीय गान का अपमान हो रहा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है, हम भारत के नागरिक हैं भाई, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जो है वहाँ पे जाके उस व्यक्ति को बोले कि नहीं, आप राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते हैं, ये आपका दायित्व है। आप खड़े होकर उस अपमान को देख नहीं सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत के तिरंगे को आग लगा रहा है या उस पर चप्पल से मार रहा है, तो आप चुपचाप खड़े नहीं हो सकते, आपको वहाँ पे काम में विरोध करना। अमेरिका में जो खालिस्तान जो है लोग जो है विरोध कर रहे थे, भारत को उल्टी पुल्टी गालियाँ दे रहे थे, एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति, 1000 खालिस्तानियों के बीच में एक व्यक्ति उठा और बोला भारत माता की जय। ये आपका दायित्व है, यही तो है कर्तव्य जो आपको आपका देश बताता है। आपका देश आपको कहता है कि आप कीजिए। अब ताजमहल है, लाल किला है, कोई व्यक्ति ताजमहल पे पत्थर फेंक रहा है, उसको क्षतिग्रस्त कर रहा है, आपका ये दायित्व है कि आप उस व्यक्ति को रोकें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करें। क्यों? क्योंकि वो हमारी एक राष्ट्रीय धरोहर है, एक राष्ट्र की संपत्ति, विरासत है, उसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। ये सरकार आपको नहीं सिखाएगी आखिर कि आपको जो आपकी रक्षा करना होगा, ये आपका दायित्व हो गया। अब मान लीजिए कोई आपकी बहन को छेड़ रहा है, तो आपका प्राकृतिक अधिकार है कि आप अपने बहन को बचाएं, उस व्यक्ति को आप क्या करें, सबक सिखाएं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करें। तो ये हो गया दायित्व। ठीक है, तो दायित्व और अधिकार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अधिकार वो होते हैं जो हमें मिलता है, जो हमें दिया जाता है, और दायित्व वो होता है जो हम दिखाते हैं, जो हम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा, दायित्व है, कर्तव्य, जिम्मेदारी है, हमें करना होगा। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकार और दायित्व के बीच संबंध जो है वो यही है, यानी अधिकार भी जो है कहीं ना कहीं दायित्व से संबंधित है। अधिकार और दायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार जताने के लिए अगर आप किसी पर अधिकार जताना चाहते हैं, तो उस अधिकार जताने से पहले आपको अपने दायित्व का, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपकी पत्नी है, तो आप अपनी पत्नी पर क्या करेंगे? अधिकार जताएंगे। कैसे? ये मेरी पत्नी है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं जो बोलूँगा उसे ये करना होगा। तो अधिकार जताने से पहले आपको क्या करना होगा? आपको आपके पति होने का दायित्व का पालन करना होगा, आपकी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करना होगा, आपकी पत्नी को क्या चाहिए वो आपको देना होगा। ठीक है, तो अधिकार को जताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पहले दायित्व का बोध होना चाहिए। अगर आपके बीच में दायित्व ही नहीं है, ठीक है, आप घर में राशन नहीं ला रहे हैं, खाना पानी नहीं ला रहे हैं, ठीक है, आपके मम्मी, आपकी बीवी, आपके बच्चे जो है मतलब ऐसे भूखे नंगे घूम रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद भी आप उस पर अधिकार जताओगे तो क्या सही है? नहीं है। आपने अपने दायित्व का निर्वहन ही नहीं किया, तो फिर अधिकार जताएंगे कैसे? अधिकार जताने के लिए सबसे पहले आपको आपके कर्तव्य का बोध होना चाहिए, आपको आपके दायित्व का बोध होना चाहिए। तो अधिकार और दायित्व में दोस्तों यही संबंध है। चलिए अब आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दायित्वों के सिद्धांत। राजनीतिक दायित्वों के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम बारी बारी से विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका फोर्स मॉजर का सिद्धांत। फोर्स मॉजर का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक दायित्व का जन्म भय, ताकत और मजबूरी की वजह से होता है। यानी आपको जो राजनीतिक कर्तव्य मिलता है, आपको जो राजनीतिक दायित्व मिलता है, वह भय से होता है, ताकत से और मजबूरी की वजह से होता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विधायक बना, तो विधायक बनने के कारण जो है कुछ राजनीतिक दायित्व है। क्या क्या है? अपने क्षेत्र का विकास करना, ठीक है, अपने क्षेत्र के लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना,
बिजली की व्यवस्था करना, सड़क का व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, अब जो उसका दायित्व है, ठीक है, उसका जन्म कैसे हुआ? भय से हुआ, मजबूरी से हुआ। क्यों? उसे भय है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो अगली बार चुनाव में वो हार जाएगा। उसकी मजबूरी है, उसे करना पड़ेगा। वो नहीं करेगा तो फिर इलेक्शन में उसे वोट कैसे मिलेगा? कांग्रेस ने राजस्थान में जो है हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे काम किए, हिंदुओं के घरों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, तो क्या हुआ? उसका परिणाम क्या निकला? उन्हें वोट नहीं मिला, वो हार गए। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं फोर्स मेजर का सिद्धांत। राज्य को चुनौती नहीं दे जा सकता या उसका विरोध नहीं किया जा सकता, और इसलिए इस सिद्धांत ने असीमित दायित्वों की अवधारणा को सामने रखा। ये राज्य की श्रेष्ठ शक्ति को राजनैतिक दायित्व के स्रोत के रूप में मानता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य इतना शक्तिशाली है कि शक्ति के पास अपने कानूनों और आदेशों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस अर्थ में राजनीतिक दायित्व सजा या अन्य अप्रिय परिणामों के डर पर आधारित है जो कानून की अवज्ञा करने से भुगतने पड़ेंगे। यानी इंसान के अंदर डर है कि मैं कोई गलती करूंगा तो मुझे कानून क्या देगी? सजा देगी। यह हो गया फोर्स मेजर का सिद्धांत। आगे है दैवीय अधिकारों का सिद्धांत। दैवीय अधिकार का सिद्धांत कहता है कि अधिपति होने का अधिकार भगवान से लिया गया है। ठीक है, यानी अगर कोई राजा है, पहले के जमाने में राजा को जनता भगवान मानती थी। राजा मतलब भगवान, भगवान का भेजा हुआ दूत या भगवान का भेजा हुआ अवतार, ऐसा परिकल्पना था, ऐसा मानना था लोगों का। दैवीय अधिकार सिद्धांत ये कहता है कि राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत विश्वास के सिद्धांत पर आधारित होता है। यूरोप में इस सिद्धांत को मध्य युग में राजशाही के बढ़ते प्रभुत्व के दौरान विकसित किया गया था। अभी मैंने कहा कि राजा को पहले लोग भगवान मानते थे। यह है दैवीय अधिकार का सिद्धांत, यानी अधिकारों पर मतलब जो अधिकार मिलते हैं वो दैवीय अधिकार है, देवों से मिला है। यदि कोई राजा अत्याचारी हो जाता है तो लोगों को अपने पाप की सजा के रूप में उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि लोग मानते हैं कि राजा ही भगवान है। जो अत्याचार करते हैं वो सहते हैं राज्य के लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें ये मान्यता प्राप्त है कि राजा के अंदर दैवीय शक्ति है। ये पुराने जमाने के एक ख्याल था। इंग्लैंड के जेम्स वन ने इस तर्क पर अपने अत्याचारी शासन को सही ठहराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो कोई राजा अगर अत्याचार कर रहा है तो वो सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि दैवीय अधिकार है, उसे अत्याचार करने का अधिकार है। आई बात समझ में? चलिए अब बात करेंगे रूढ़िवादी सिद्धांत की। देखिए रूढ़िवादी सिद्धांत क्या होता है? रूढ़िवादी सिद्धांत जो होता है वो पुराने ख्यालात वाले लोग होते हैं। रूढ़िवाद का अर्थ होता है कि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी प्रतिष्ठा है, पुरानी संस्कृति है, उसको संरक्षित करना, उसको कैरी फॉरवर्ड करना, उसको आगे तक बजाय रखना। अब मान लीजिए आपके घर की ये परंपरा है कि जब भी आपके घर में कोई नया लोग आएगा, कोई मेहमान आएगा, तो सबसे पहले वो आपके घर के मंदिर में जाकर पूजा करेगा, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो आप भी इस परंपरा को मानते हैं तो आप रूढ़िवादी हैं। अगर मैं आपके घर में आता हूँ, आप मुझे कहते हैं कि देखिए आपको घर में प्रवेश तभी मिलेगा जब आप हमारे उस मंदिर में प्रणाम करेंगे, तो ये रूढ़िवादी सोच है। वो चाहते हैं कि ये परंपरा चलती रहे, वो कभी भी नहीं चाहते कि ये परंपरा टूट जाए। ये रूढ़िवादी सिद्धांत है। रूढ़िवादी एक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जो पारंपरिक संस्थानों के रखरखाव को बढ़ावा देता है और समाज में न्यूनतम और क्रमिक परिवर्तन का समर्थन करता है। यानी रूढ़िवादी सोच वाला व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि समाज में परंपराओं का परिवर्तन हो, समाज में संस्कृति का परिवर्तन हो। वो चाहता है कि जो पुराने ज़माने से चली आ रही हो वो आज भी चलती रहे। चलिए अब आगे पढ़ेंगे आपका सहमति अनुबंध सिद्धांत। यह सिद्धांत व्यक्ति की सहमति को राजनीतिक दायित्वों के उचित स्रोत के रूप में मानता है। यानी इसका मानना है कि किसी व्यक्ति ने अगर सहमति दिया, ठीक है, तो वो उसका राजनीतिक दायित्व है, वो उसका राजनीतिक कर्तव्य है। व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वह शासक की बात अपनी मर्जी से माने, यानी सहमत हो। राजा कह रहा है कि उठो तो उठेगा, राजा कहता है बैठो तो बैठेगा। तभी तो पिछले के ज़माने में राजशाही शासन में भारत में राजाओं के विरुद्ध किसी ने कभी विद्रोह नहीं किया, कभी किसी जनता ने उसके राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। राजा ने टैक्स बढ़ा दिए, राजा ने कर बढ़ा दिए, राजा ने अत्याचार किया, उसके बाद भी जनता देखती रही।
जनता कुछ नहीं बोली। औरंगजेब ने इतना कुछ किया, इतना अत्याचार किया, उसके खिलाफ किसने आवाज़ नहीं उठाया? हाँ, बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने उठाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें जो है वो हरा दिया युद्ध में, उनके सिपासलार को जो है मार दिया बागनक से। तो ये होता है सहमति या अनुबंध का सिद्धांत। चलिए अब आगे हम देखेंगे आदर्शवादी सिद्धांत। विचारों के आदर्शवादी सिद्धांत की वजह से मूल रूप से शर्त रहित और असीमित दायित्व बना। असीमित दायित्व यानी दायित्व का कोई दायरा नहीं, लेकिन बाद में इसमें सावधानी का नोट शामिल करने के लिए इसे संशोधित किया गया। GWF हेगल ने असीमित राजनीतिक दायित्वों को राज्य व सरकार के बीच साफ अंतर किए बगैर माना। उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय कारण दिया, यानी एक राज्य जो है वो दैवीय कारणों से उत्पन्न होता है। जब उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर भगवान की चहलकदमी राज्य है। 19वीं शताब्दी में TH ग्रीन ने आदर्शवादी परंपरा में संशोधन किया जब उन्होंने यह घोषणा की कि सरकार अपने नागरिकों से बिना किसी शर्त के आज्ञा पालन का दावा नहीं कर सकता, यानी बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज़ के दावा नहीं ठोक सकता। ग्रीन ने तर्क दिया कि एक व्यक्ति की निष्ठा उसके समाज के प्रति होती है, न कि सरकार के प्रति। उन्होंने कहा कि आपका जो सहमति है वह सहमति राज्य के लिए होना चाहिए, सरकार के लिए नहीं होना चाहिए। समाज के लिए वो आपका सहमति होना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, कि सरकार को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो दायित्व है वो आपके समाज के प्रति होना चाहिए, देश के प्रति होना चाहिए, राज्य के प्रति होना चाहिए, न कि उस सरकार के प्रति। चलिए अब है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत राजनीतिक दायित्वों के अन्य सिद्धांतों से बहुत अलग है। ये राज्य के प्रति राजनीतिक दायित्वों की अवधारणा के खिलाफ है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी भी प्रकार से समुदाय को संगठित शक्ति नहीं है, बल्कि यह प्रमुख वर्ग की संगठित शक्ति है जो उत्पादन के मुख्य साधनों को नियंत्रित करती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज वर्गों को उसकी संपन्नता और गरीबी के आधार पर विभाजित करता है। देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांतों का यह मानना है ना कि जो सरकार है वो सरकारी ताकत नहीं है, वो एक व्यक्ति की ताकत नहीं है। जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री, ये सभी किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं है। ये मोदी की ताकत नहीं है, ये ताकत है उन वोटरों की, ये ताकत है उन जनता की जिन्होंने उनको चुना। ये किनका मानना है? ये मार्क्सवादियों का मानना है। चलिए अब आगे है अराजकतावादी सिद्धांत। अराजकतावादी सिद्धांत जो होता है वो अराजकतावाद ये विचार रखता है कि समाज को राज्य के कठोर अधिकार के बिना संगठित किया जाना चाहिए। यानी राज्य जो है वो आप पर क्या नहीं कर सकता, चीज़ों को थोप नहीं सकता। राज्य आपको जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि आप ये काम करो। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इसका बहुत प्रभाव था, जब पश्चिमी देशों के कई क्रांतिकारी आंदोलनों ने इस विचारधारा का समर्थन किया। सभी अराजकतावादी प्राधिकार की अनिवार्यता के साथ इसे बांटने की जरूरत पर सहमत थे, वो है राज्य। ये ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी मनुष्यों को अपने संबंधों को विनियमित करने के लिए एक दूसरे के साथ बिना बाहरी बल की आवश्यकता के स्वतंत्र रूप से और अनायास तालमेल बैठाएं। देखिए, अराजकतावादी क्या होता है? अराजक यानी उथल पुथल, यानी अगर हम कहते हैं कि कहीं पर दंगा हो गया तो क्या कहते हैं कि कुछ अराजकतावादी लोग थे जो चाहते नहीं थे कि शांति बहाल हो। यानी जो राजाएं पिछले ज़माने में हुआ करती थी, ये राजाएं क्या करते थे कि अपने राज्य में एक होता है राजकता यानी अच्छा से शासन, सुशासन, और एक होता है अराजकता यानी कुशासन। राजा निष्ठुर है, राजा पापी है, राजा मार रहा है, पीट रहा है, गरीबों से टैक्स वसूल रहा है, यही तो अराजकता है, यही तो कुशासन है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे हम बात करेंगे मानव तस्करी पर। देखिए, मानव तस्करी मतलब क्या होता है? मानव तस्करी मतलब होता है एक किसी इंसान को आपने किडनैप किया और उस इंसान को आपने कहीं पर बेच दिया। किस चीज़ के लिए बेच दिया? बेच दिया, देखिए लापता लोग जो होते हैं शहरों में, देखे आपने देखा होगा, अगर आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, स्टेशन में जाते हैं, या थाना पे जाते हैं, या चौक चौराहों में जाते हैं, आपने देखा होगा कई लोग लापता होते हैं। अचानक वो पागल नहीं है, बिना किसी रीज़न के वो गायब हो गया। उसके बाद पुलिस भी उसको ढूंढ नहीं पाई। तो क्या हुआ? कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया? धरती खा गई या आसमान निकल गया? क्या हो गया भाई? उस व्यक्ति के साथ तस्करी हुआ है। मानव तस्करी भारी मात्रा में इंटरनेशनल लेवल पे होता है मानव तस्करी। ठीक है, मानव तस्करी होती है, लाशों की तस्करी होती है, जो डेड बॉडीज़ होता है ना,
ठीक है, उसकी भी तस्करी होती है। क्यों? उसके पार्ट्स बेचने के लिए, जो उनके जो ऑर्गन्स हैं, फेफड़ा है, ठीक है, आँख है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये सब जो है वो बिकता है इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में। हर देश में होता है, ठीक है, आपके चोरी छिपे होता है, सरकार की नज़र से बच के होता है। तो तस्करी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो मानव तस्करी करता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति किसी एक बच्चे को किडनैप करेगा। अब तस्करी दो प्रकार का होता है। एक होता है कि उसको किडनैप करके उसके हाथ पैर काट दिया जाए और भीख मांगने के लिए भेज दिया जाए कि तुम भाई भीख मांगो, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि उस व्यक्ति को उसने मार दिया और उसके बॉडी के जो पार्ट्स थे उसको निकाल लिया। और दूसरा तस्करी होता है महिलाओं की तस्करी, लड़कियों की तस्करी। क्यों? कहीं से भी किसी महिला को अगवा कर लिया, छोटे बच्चियों को अगवा कर लिया, ठीक है, और उसे वैश्यालय में बेच दिया, ठीक है, और उससे जो है वो धंधा करवाने लगा। ऐसे कई जगह है भारत में, वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है, और भी कई जगह है जहाँ पे महिलाओं की तस्करी होती है, उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। मानवों की तस्करी होती है, हॉस्पिटल में जो आपको किडनी, लीवर, हार्ट, आँख वगैरह मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? ब्लैक मार्केट से वो खरीदते हैं, 2 लाख में आपको बेचते हैं, 5 लाख में 3 लाख का प्रॉफिट एक किडनी में, ठीक है। कितने लोग हैं जो अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं? कितने लोग हैं? मिनिमम बहुत ही कम, 10 करोड़ में एक व्यक्ति। लेकिन इस हॉस्पिटल में कहाँ से मिल जाता है इनको? वही मानव की तस्करी, लोगों को अगवा करना, उन्हें किडनैप करना और किडनैप करके जो है उनको मार के उनके बॉडी के पार्ट्स को बेचना, या छोटे बच्चों को मार के भिखमंगा बना देना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैसे वाले VIP लोग होते हैं जो अपने किडनी के लिए, अपने हार्ट के लिए लाख क्या 10-15 करोड़ देने को रेडी होते हैं। इसी कारण तस्करी होती है। तो इसे कहते हैं मानव तस्करी, जो बहुत अधिक जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में जो है काफ़ी इसका बोलबाला है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखा कीजिए, बच्चों को अपने आँख के सामने रखा कीजिए, बच्चों को कहीं पे भी लेके जाएं तो उसका हाथ पकड़ के रखें। और अक्सर बच्चों की तस्करी में देखा गया है कि बच्चों की तस्करी मेले में होती है, मेले में बच्चे गुम हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने कभी कोई मेला अटेंड किया होगा तो देखा होगा, माइक में बच्चा गुम हो गया और जो उसका जो मेले वाले लोग हैं वो माइक में अनाउंस कर रहे हैं कि 5 साल की छोटी बच्ची को किसी ने देखा है, फलना ड्रेस पहनी हुई थी, येलो कलर का शू पहनी हुई थी। तो तस्करी इसे कहते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है। ये जो है चैप्टर काफ़ी ईजी था, तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में जब भी लिखना होगा तो मैं जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ उसी एग्जाम्पल को आप लिखिएगा ताकि आपको नंबर अधिक मिले। सजा के लिखना है, बना के लिखना है। आपके पास किताब है तो उसको पढ़ना है। मेरा काम था आपको टॉपिक को देख के समझाना। अगर आपके पास बुक नहीं है, किताब नहीं है, तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। और नोट्स अगर लेना भी होगा तो आजकल में ही ले लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी वो नज़दीक है। आई बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक बात, अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं अलग वीडियोज़ लाऊंगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। उसमें मैं आपको चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे करवाऊंगा, ठीक है। अधिकारों का धीरे धीरे